हिंद। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स, चरित्र। ठीक है कि अगर कोई पूछ दिया जाए व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या फिर व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन एनी डेमोक्रेटिक नेशन, तो आप क्या उत्तर देंगे? इसमें हम 8 पॉइंट मुख्यतः जो है हम 8 पॉइंट में समझने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट जो भी फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं उसके चरित्रों को। सबसे पहला है कि नॉमिनल एंड रियल हेड, और यह नॉमिनल एंड रियल एक्सिक्यूटिव। देखो यहाँ उदाहरण हम इंडिया को लेकर समझेंगे। ठीक है, भारत का नॉमिनल जो हेड होते हैं ना, वो कौन होते हैं? नॉमिनल मतलब नाम मात्र का, जिसके पास कोई रियल पावर ना हो, बस उनका नाम चलता है। ठीक है, वो होते हैं प्रेसिडेंट। देखते हो कोई भी बिल वगैरह बनता है, कानून वगैरह बनता है, तो प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर होते हैं। या भारत सरकार के द्वारा, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया के द्वारा कोई भी नियम कानून बनाना हो, किसी अन्य राष्ट्रों के साथ संधि करना हो, कोई भी पॉलिसी स्कीम लॉन्च करना हो, कुछ भी करना हो, ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही होता है। कि किसी अन्य राष्ट्रों से संबंध रखना हो, अंतर्राष्ट्रीय संधि करनी हो, तो वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही होता है। एक प्रकार से जो नॉमिनल हेड है, जो हेड ऑफ द स्टेट है, वो प्रेसिडेंट है। ठीक है, लेकिन जो रियल हेड होते हैं ना, रियल हेड होते हैं वो होते हैं पीएम, प्राइम मिनिस्टर। जैसे अभी भारत में रामनाथ कोविंद के नाम पर सारा काम होता है, बिकॉज ही इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट द रियल पावर एंजॉयड बाय द प्राइम मिनिस्टर हु इज नरेंद्र मोदी। जो नरेंद्र मोदी सरकार है या नरेंद्र मोदी है या उनकी पूरी की पूरी कैबिनेट है, वो जो है सही मायनों में शक्तिशाली होती है। उनका जो जितना भी शक्ति होता है वो वही इंजॉय करते हैं। कोई भी देख तो नियम कानून किन के द्वारा लॉन्च किया जाता है, किन के द्वारा बनाया जाता है? सबके सब कैबिनेट के द्वारा या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा। जैसे स्किल इंडिया उन्होंने लॉन्च किया, फार्म बिल आया, या कोई भी आईटी एक्ट आया, इसी सरकार के द्वारा लाया गया। प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में ही तो कैबिनेट की कह सकते हैं बैठक होती है, उसमें सारे बिल और स्कीम्स जो है लॉन्च करने की बात होती है, पारित करने की बात होती है, उसके बाद वो संसद में आता है। ठीक है, और इनके द्वारा बनाए गए बिल को बस इनकी हस्ताक्षर की जरूरत होती है, जो उनको करना ही होता है। अगर ये नहीं करेंगे प्रेसिडेंट, तो डायरेक्ट नो कह सकते हैं अपीचमेंट मोशन ला के प्रेसिडेंट को रफा दफा कर देंगे। तो प्रेसिडेंट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। हु एंजॉय द रियल पावर? इट इज द प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री जो है वो सही मायनों में इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में रियल हेड होते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि नॉमिनल एंड रियल एक्सिक्यूटिव, दो तरह के इसमें एक्सिक्यूटिव होते हैं। लेकिन वही अमेरिका चले जाओ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्या होता है? क्योंकि जो वहाँ के राष्ट्रपति होते हैं वो रियल हेड होते हैं, नॉमिनल हेड भी होते हैं। फर्स्ट पर्सन जो अमेरिका का है वो वहाँ के राष्ट्रपति, जैसे अभी जो बाइडेन है, पिछले बार में ट्रंप थे। ठीक है, तो नॉमिनल हेड भी वही है, रियल हेड भी वही है, सारा का सारा शक्ति उनके हाथों में होता है। ठीक है, तो ये है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का पहला फीचर है नॉमिनल एंड रियल एक्सिक्यूटिव। अब बात करते हैं दूसरा, यह है मेजॉरिटी पार्टी रूल। मेजॉरिटी मतलब जो पार्टी बहुमत में होती है, जो पार्टी के पास बहुमत होता है उसकी सरकारें बनती है। चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों जगह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो देखते हो राज्य में भी जिस सरकार के पास बहुमत होती है उसका मुख्यमंत्री होता है, या फिर ऐसा जो 2-4 पार्टियों को मिलकर कोलाइजन बना ले, ठीक है, कोलाइड कर ले, एक प्रकार से कोलाइजन गवर्नमेंट होती है। उस परिस्थिति में भी जो है आपस में बैठ के वो लोग चुनाव करते हैं कि ये हमारे मुख्यमंत्री, ये हमारे प्रधानमंत्री, कोलाइजन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो उस परिस्थिति में जिसके पास बहुमत होगा, या तो एक सिंगल पार्टी के पास बहुमत है या 2-4 पार्टी मिलाकर, उसकी सरकार बनेगी। ठीक है, जो पार्टी बहुमत में होगी उसकी सरकार। बहुमत के लिए कितना चाहिए? 50+1, 50% +1। ठीक है, मतलब जितने भी सीटें हैं लोकसभा में, लोअर हाउस में, उसके आधा +1। क्लियर हो गया? वो बहुमत तय कर देता है। ठीक है,
आगे है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो कैबिनेट होता है ना, कैबिनेट वो एक प्रकार से एक साथ ही या स्विम करता है और एक ही साथ ही सिंक करता है, एक ही साथ ही तैरता है और एक ही साथ डूबता भी है। फॉर एग्जाम्पल कैबिनेट को ही कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। जैसे प्रधानमंत्री होते हैं तो वो अभी एक कह सकते हैं कि पूरे के पूरे कैबिनेट के जो मिनिस्टर होते हैं ना, प्राइम मतलब होता है प्रमुख, इसका हिंदी जान लो, प्राइम मिनिस्टर। तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री वो अभी एक प्रकार का मंत्री ही है, ठीक है। और वो प्राइम जोड़ दिया जाता है कि प्रमुख है, मतलब मंत्रियों के प्रमुख। तो जितने भी कैबिनेट होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर जो भी होम मिनिस्टर हो, एजुकेशन मिनिस्टर हो, उनकी मेजॉरिटी एक साथ होती है। मतलब अगर किसी एक मिनिस्टर के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित कर दिया जाता है तो पूरी की पूरी सरकार गिर जाएगी। ये चीजें हैं, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी बनती है, ठीक है। दूसरी है कि अगर पार्लियामेंट में कोई मिनिस्टर से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कोई भी मिनिस्टर से, तो उसकी जवाबदेही पूरे के पूरे गवर्नमेंट के ऊपर भी बनती है। एक प्रकार से कलेक्टिव मतलब सामूहिक जिम्मेदारी। सरकार बनती है तो एक साथ और डिजॉल्व होती है तो एक साथ। क्लियर हो गया? तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होगी कि पूरे के पूरे कैबिनेट एक साथ रिस्पॉन्सिबल होता है कोई भी निर्णय लेने के लिए। कोई भी, जैसे अभी आईटी एक्ट आया हो, फार्म लॉ को जैसे रिपील करना हो, तो पूरे के पूरे कैबिनेट मिलकर उस पर चर्चा करेगी। कोई ऐसा नहीं कि एक ही मंत्री, कृषि मंत्री चर्चा कर दिया नहीं फार्म बिल को रिपील कर दो, नहीं, या प्रधानमंत्री ने निर्णय ले लिया कि फार्म बिल को रिपील करना है तो रिपील हो जाएगा, नहीं, उसे कैबिनेट के द्वारा देखते हो। एक बार कैबिनेट की जब मीटिंग होती है तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि आज कैबिनेट के द्वारा मीटिंग में लिए गए तमाम फैसले लोगों के सामने वो उसके कोई मंत्री वगैरह रखते हैं। तो कैबिनेट मतलब क्या, जितने भी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं सब मिलकर आपस में फैसले लेते हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी समान और सामूहिक जिम्मेदारी है, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे है पॉलिटिकल होमोजेनिटी। होमोजेनिटी एक प्रकार के कहते हैं ना कि देखो, हर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत उसमें कह सकते हैं एक अपवाद के तौर पे है कि जहाँ मल्टी पार्टी गवर्नमेंट है। यूनाइटेड स्टेट में 2 पार्टी गवर्नमेंट है, मोर और लेस ब्रिटेन में भी 2 पार्टी गवर्नमेंट है। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जैसे वहाँ तो सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट है, तो खैर वो तो कम्युनिस्ट सरकार है, वहाँ लोकतंत्र है नहीं। मतलब जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ जो है डिफरेंट आइडियोलॉजी के, जैसे कोई कम्युनिस्ट फिलॉसफी में बिलोंग करता हो तो वो कम्युनिस्ट पार्टी बना रखा है, कोई सेंटर पार्टी है, कोई आम आदमी की पार्टी है, मतलब जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में है, कोई बीजेपी की पार्टी है जो उसकी अपनी आइडियोलॉजी है, कोई लेफ्ट विंग की पार्टी है, कोई राइट विंग की पार्टी है, कोई मिडिल पाथ वाले हैं, कोई सोशलिज्म में बिलीव करते हैं तो समाजवाद की पार्टी है। तो सबके अपने अपने आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग अपनी अपनी विचारधाराओं को मानने वाले लोग अपनी अपनी पार्टी बना लेते हैं। इसलिए देखते हो भारत में कई 1000 पार्टियां, ये तो मतलब प्रमुख पार्टियां जो है राष्ट्रीय पार्टियां होती है, कई तो रीजनल पार्टी होते हैं, और डेली पार्टियां बनती है, डेली वो घटती है, ठीक है। क्लियर हो गया? लेकिन जिसकी सरकार होती है, जो बहुमत में होती है, उनके पास जो एक प्रकार का होमोजेनिटी होता है, ठीक है। होमोजेनिटी कहने का मतलब है कि एक प्रकार से उसमें समानता होती है, विचारधाराओं की समानता। और अगर विचारधाराओं की समानता है तो सरकार को रन करने में कह सकते हैं स्मूथली रन किया जाता है, उसमें कोई अड़चन नहीं आती है। और देखो जो कोलाइजन गवर्नमेंट है उसमें भी एक मिनिमम कंसेंसस होता है कि हम भले ही डिफरेंट आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं, लेकिन जब हम एक साथ सरकारें बना रहे हैं तो कुछ समान विचारधाराओं को लेकर, वो कुल कॉमन एजेंडा को लेकर वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होने से अधिक कॉन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन जो सरकारें बनाती है, जो बहुमत में होती है, मतलब वो एक ही पार्टिकुलर आइडियोलॉजी से बिलोंग करता है, तभी तो वो बहुमत में आया, ठीक है। यह पॉलिटिकल होमोजेनिटी है जो कि गवर्नमेंट को स्मूथली रन करने में बहुत हेल्प करता है। आगे है डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप मतलब कोई एक मंत्री, ठीक है, एक जगह पे वो मंत्री होते हैं
कोई भी चाहे एजुकेशन मिनिस्टर हो, हेल्थ मिनिस्टर हो या फिर कृषि मंत्री हो, एक तो वो मेंबर होते हैं एक्सिक्यूटिव विंग के, मतलब जितने भी जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट है या फिर जो भी है, एक्सिक्यूटिव मतलब वो जो क्रियान्वयन करता हो, एक्सिक्यूट करता हो, पॉलिसी और रूल्स एंड रेगुलेशन को इंप्लीमेंट कराता हो। तो एक्सिक्यूटिव के भी वो मेंबर हुए जो भी मंत्री वगैरह हैं, और साथ साथ लेजिस्लेटिव के भी मेंबर होते हैं। मतलब कहने का मतलब है वो किसी ना किसी कंस्टिट्यूएंसी से एमपी वगैरह होते हैं, चाहे राज्यसभा का सांसद हो या फिर लोकसभा का। तो लेजिस्लेटिव विंग के भी वो मेंबर हैं, उनकी सदस्यता वहां भी है, विधायिका कार्य उनका है, नियम को बनाते भी हैं, पार्लियामेंट में बैठकर लेजिस्लेटिव विंग के भी वो मेंबर हैं, और साथ साथ मंत्री होने के साथ साथ एक्सिक्यूटिव विंग के भी मेंबर हैं। तो डुअल मेंबरशिप हुआ। चलिए अब आगे है लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री का जो है रोल को देखते हुए इसे प्राइम मिनिस्ट्रियलशिप ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। प्रधानमंत्री की डिसीजन, प्रधानमंत्री का रोल, प्रधानमंत्री की जो भूमिका है वो अपने आप में बहुत अहम हो जाती है। ठीक है, इनके सिग्निफिकेंस, इनके इंपॉर्टेंस और इस पद की गरिमा को देखते हुए और इनका रोल को देखते हुए, इनकी लीडरशिप को देखते हुए, इनके नेतृत्व, इनके विजन को देखते हुए इसे प्राइम मिनिस्ट्रियलशिप ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, जहां की प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कई एक ऐसे विजन, कई डॉक्यूमेंट रिलीज किए जाते हैं, कई एक ऐसे स्कीम्स लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है, तो यही लीडरशिप मतलब प्रधानमंत्री का नेतृत्व के और प्रधानमंत्री के सानिध्य में जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रन करता है। आगे है डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। द्विसदनात्मक, जहां बाई क्रिमिनलिज्म से वहां द्विसदनात्मक प्रणाली होती है, दो सदन होते हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस। अपर हाउस कभी डिसॉल्व नहीं होता, उसके मेंबर्स जो है हर एक 2 साल या 3 साल, जो भी हर देश का अपना अपना नियम है, भारत में मूलतः 2 साल में कुछ मेंबर रिटायर होते रहते हैं और कुछ जुड़ते जाते हैं, तो उसमें कभी डिसॉल्व नहीं होता। लेकिन जो लोअर हाउस है, जो लोकसभा है, वो 5 साल में तो खैर चुनाव होंगे तो डिसॉल्व हो ही जाते, लेकिन 5 साल से पहले भी मान लेते हैं किसी सरकार की बहुमत खत्म हो जाती है, उस परिस्थिति में जो है वो सरकारें गिर जाती है, उसे डिसॉल्व कर दिया जाता है। या फिर प्राइम मिनिस्टर की इच्छा है कि हम समय से पहले अपने पूरे के पूरे जो है को डिसॉल्व कर दें, तो कर भी सकते हैं और फिर से इलेक्शन करवा सकते हैं। तो यही है कि डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस का डिसोल्यूशन होता है। आगे है सिक्रेसी। देखो ना, जब भी कोई भी, चाहे एक आप कोई एडमिनिस्ट्रेटिव विंग के आप जो भी होते हैं, जैसे एक्सिक्यूटिव विंग के या फिर जितने भी कलेक्टर या फिर डीएम वगैरह या फिर कोई भी सरकारी जॉब में आप अप्लाई करते हैं, तो उसमें वैकेंसी, उसमें जब आपका कह सकते हैं पूरा फॉर्म वगैरह भरा जाता है आफ्टर ज्वाइनिंग, तो उसमें आपकी गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। तो इसमें भी कह सकते हैं कि सिक्रेसी, गोपनीयता, बहुत सारे डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट के ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं, ऐसे फाइल होते हैं, ऐसे काम होते हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री से संबंधित, वो देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है कि उसे गोपनीय रखा जाए। ठीक है, तो आपको एज ए मंत्री के तौर पे, कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे या फिर काउंसिल मिनिस्टर के तौर पे जो बहुत सारी ऐसी बातें जो है आपको पब्लिक में नहीं लाना है, उसको गोपनीयता रखना है। या फिर सरकार कोई स्कीम लॉन्च करने जा रही है, स्कीम लॉन्च करने से पहले ही आप उसकी घोषणा कर दो, मतलब सरकार की पॉलिसियों को पहले ही उजागर कर दो, तो इससे गलत इंप्रेशन जाएगा। तो आपको एक गोपनीयता भी बरकरार रखने की इसमें सलाह दी जाती है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इज दैट क्लियर? एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं। पहला है नॉमिनल एंड रियल हेड, दूसरा है मेजोरिटी पार्टी रूल, तीसरा है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, चौथा है पॉलिटिकल होमोजेनिटी, पांचवा है डबल मेंबरशिप, छठा है लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, सातवां डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस एंड आठवां सिक्रेसी। इज दैट क्लियर? एंड इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, then like it, share it as well as subscribe it. Also press the bell icon for more updates. And if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.